मैं जिस बंगले में काम करती थी वहाँ के मालिक ने मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे की तरफ जाने से सख्ती से मना कर दिया था। एक दिन जब मुझे मौका मिला और मैं उस कमरे के अंदर गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहाँ तो मुझे उस बंगले नुमा घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने का अरसा हुआ था। इससे पहले मैं बराबर वाले बंगले में काम करती थी। जब लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे उस बंगले का काम दिलवा गए। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। क्योंकि घर में लोग नहीं थे इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं उस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था और मुझे अक्सर तजस्सुस होता कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहाँ किसी को जाने नहीं देता है, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर ही जाने से मना करते थे। लेकिन एक दफा मैंने उनसे सफाई की इजाजत ले ली थी जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहाँ मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे मालूमात लेती। और सबसे बढ़कर मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकरजात मालिक से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ जाते जाते मुझे बता गए कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की तमाम चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत अरसे से उस घर में काम कर रही थी तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है और घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। ये नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर इसरार था कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थी, यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक दफा मैं जाकर देख लूं कि वहाँ क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मैं किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सके। वो जो 2 आदमी काम करते हैं उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलना था। ये सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें उस कमरे के साथ वाबस्ता हो सकती थी। यही सोचकर मैंने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां पार कर ली थी। अब मैं पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मुझे उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ताला खोलने के लिए चाबी लगा लगा कर चेक करूं। मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था। ये जो मैं करने जा रही थी ये एक तरह की चोरी ही थी। मालिक का भरोसा तोड़कर मैं अपना तजस्सुस मिटाने जा रही थी। मेरे दिल ने मुझे मलामत की और मैं खुद को कोसते हुए वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। ज्यादा से ज्यादा मालिक का कोई कीमती सामान या पुरानी यादें ही होंगी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाती तो गांव में मौजूद मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होता। यही सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मालिक को गए 1 दिन होने वाला था। मालिक ने 2 दिन बाद आने का कहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं 2 दिन तक ऊपर वाली मंजिल की सफाई नहीं करूंगी तो वहाँ मिट्टी बहुत हो जाएगी और जब मैं मालिक के आने के बाद सफाई करने जाऊंगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैं ऊपर वाली मंजिल की सफाई करने चली गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालिक के आने के बाद अचानक ही मेरे सर पर बहुत सारा काम पड़ जाए, जबकि अभी मैं बिल्कुल फारिग थी और अकेले घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मालिक होते तो आधा दिन वो घर पर ही गुजारते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कहते रहते थे। जब मैं सफाई करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फिर मैं उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। शैतान ने मुझे एक बार फिर बहका दिया था। मैंने मालिक से वफादारी को एक तरफ रख दिया और अब की बार मैंने जरा देर लगाए बगैर ही कमरे के ताले में चाबियां लगा लगा कर चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक चाबी लगाते ही क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया था। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर मैंने जो मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ अंदर हो सकता है। मेरी रूह फना होने लगी। वहाँ तो
मैंने दरवाजे को वापस ताला लगा दिया और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे में अंदर जाती। मैं भागती हुई नीचे आ गई थी। अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा था कि कमरे के अंदर मालिक की कुछ यादें होंगी या फिर कोई कीमती सामान मौजूद होगा। अंदर जो मैंने देखा वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी टांगें कांप रही थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। बहुत देर तक मैं सोफे पर ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद जाकर मेरी हालत कुछ संभली। मैंने उठकर पहले पानी पिया और फिर सोचने लगी कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उस कमरे की तरफ गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर जो मैंने देखा उसके बाद मेरा खामोश रहना किसी गुनाह जैसा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था और अब मुझे एक नया तजस्सुस हो चुका था। सिर्फ सफाई करने के वक्त मैं मालिक के कमरे में जाती और सफाई करके वापस आ जाती। मैंने सही तरह से मालिक के कमरे में कभी नजर नहीं दौड़ाई थी, मगर आज जब मैंने ऊपर वाले कमरे में ऐसा मंजर देखा तो अब मैं सच जानना चाहती थी कि मेरा मालिक आखिर कौन था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मालिक के कमरे का जायजा लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कुछ समझने में मदद मिले। और जब मैं मालिक के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने एक एक करके सारी दराजें खोलकर चेक कर ली। मालिक ने किसी भी चीज को लॉक नहीं किया हुआ था। सिर्फ कमरे का दरवाजा ही लॉक था जिसकी चाबी मेरे पास थी और जो मैं एक चाबी से खोल चुकी थी। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि मालिक को मुझ पर भरोसा था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि मैं अपने मालिक का भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ऊपर कमरे में जो मैंने देखा उस सब का मतलब क्या है। जैसे ही मैंने मालिक के फर्नीचर की आखिरी दराज खोली तो मेरी पूरी तरह से ही जान निकल गई। अब मुझे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। मेरा मालिक एक बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चलाता था और उम्र में ज्यादा नहीं था और देखने में भी बहुत खूबसूरत और हसीन था। मैं आज तक यही सोचती थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेला क्यों रहता है, उसके बाकी के घर वाले कहाँ हैं। लेकिन आज तक मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो अकेले क्यों रहता है। आज जब मैं ऊपर वाली मंजिल में गई तो मैं आधा अधूरा मालिक का राज जान गई थी कि मालिक के कमरे से मुझे जो चीज मिली वो एक एल्बम थी और साथ में एक डायरी भी मौजूद थी। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो मैंने वो डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे मैं वो डायरी पढ़ती गई मेरी हालत खराब होती चली गई। मैं अपने मालिक को मसीहा समझ बैठी थी, लेकिन मेरा मालिक तो इंतहाई खतरनाक इंसान था, बल्कि हैवान था। मुझे इस घर में अपने अकेले की मौजूदगी पर भी खौफ आ रहा था। डायरी के बहुत ही कम सफात लिखे हुए थे। कभी कभी कहीं कहीं कुछ बातें थी जिन्हें पढ़ने के बाद मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि मैं मालिक का सच जान गई हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हर सच के दो पहलू। मैंने अपनी नजर से सारा जमा जोड़ करके एक कहानी समझ ली थी, लेकिन वो मेरा जमा जोड़ था वो भी अधूरा, क्योंकि मालिक की डायरी में सिर्फ 10-12 ही सफात थे, बाकी सफे तो लिखे हुए नहीं थे। मैंने एल्बम खोलकर देखा तो उसमें मालिक की बचपन की चंद तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने पहली दफा मालिक के माँ बाप की कोई तस्वीर देखी थी और उससे ज्यादा उस एल्बम में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैंने खुद से ही सारी कड़ियां जोड़नी थी, जबकि मैं अभी अधूरा सा जानती थी। मुझे नहीं पता था कि जब मुझे पूरा सच पता चलेगा तो मेरी पूरी रूह पूरी तरह ही निकल जाएगी। मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। मैं मालिक के कमरे को दोबारा लॉक करके वापस बाहर आ गई। ऊपर वाली मंजिल भी पहले की तरह ही लॉक कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को किसी भी तरह पता चले कि मैंने उनके कमरे की तलाशी दी है या मैंने ऊपर वाला कमरा खोलकर देखा है, क्योंकि मेरी नजर में मालिक एक हैवान थे जो कुछ भी कर सकता है। रात होते ही मालिक वापस आ गए थे। अब मालिक को देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे उनके लिए खाना लगाया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकती और कहीं ना ले जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो मुझे इससे ज्यादा कोई खौफनाक सजा देते। मैं सर्वेंट क्वार्टर में आकर लेट गई। शदीद सर्दी होती जा रही थी। जब मालिक ने मुझे फोन करके वापस बंगले में बुलाया तो मेरी पूरी तरह जान निकल गई। मुझे लगा कि शायद मालिक को सारा सच पता चल गया है। मैं लड़खड़ाते कदमों से बंगले में दाखिल हुई तो मालिक ने कहा कि सर्दी बहुत ज्यादा है। मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से कॉफी तैयार की और मालिक के कमरे में पहुंचाने गई तो मालिक ने मुझे रोक लिया और कहा कि बैठ जाओ। मैं ठंडे फर्श पर ही बैठ गई। ठंड से मुझे कपकपी हो रही थी। मेरे पीछे तुमने कमरे की तलाशी ली थी? मालिक ने सर्द लहजे में मुझसे जिस तरह सवाल किया, मेरी हालत खैर हो गई। मालिक जान गया था कि मैंने उसके कमरे की तलाशी ली है। मैंने खामोश होकर सर झुका दिया। क्या चाहिए था तुम्हें ऐसा जिसके लिए तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली? किस चीज की जरूरत थी? मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं की थी। मालिक मुझसे ठंडे लहजे में सवाल पे सवाल कर रहे थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बोलो, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए कि जिसके लिए तुमने मेरी सारी दराजों का सामान ही उलट पुलट कर दिया? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा? मैं अपनी हर चीज तरतीब से रखता हूँ और तुमने सब कुछ आगे पीछे कर दिया। तुम्हें लगा कि मैं जान नहीं पाऊंगा? तुमने मेरे पीछे सारी दराजें अच्छी तरह से चेक की हैं। मालिक का गुस्सा भी अजीब था। वो बस सर्द लहजे में सवाल पर सवाल कर रहे थे। मुझे लगा अब मैं सच नहीं छुपा पाऊंगी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में ऊपर वाली मंजिल पर सफाई करने के लिए गई थी। मुझसे तजस्सुस बर्दाश्त न हो सका और मैंने ऊपर वाले कमरे को खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी जान निकल गई। वहां तो जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मैं कांप गई और सच जानने के लिए मैं आपके कमरे में चली आई। मुझे लगा था कि आपके कमरे में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिससे मुझे सब पता चल जाएगा, क्योंकि जो मंजर मैंने ऊपर देखा उसके बाद अगर मैं खामोश रहूं तो ये मेरे लिए गुनाह की बात है। जब मैं आपके कमरे में दराज चेक कर रही थी तो मुझे एक डायरी और एक एल्बम मिला, जिसको देखकर मैं मजीद सदमे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? मैं तो आपको बहुत रहमदिल समझती थी, लेकिन आप तो हद से ज्यादा जालिम
साबित हुए हैं। डरते डरते मैंने मालिक से हर बात कह डाली। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी ही चली जानी थी, लेकिन इतने बड़े सच पर मेरा खामोश रहना जिंदगी भर के लिए मेरे ज़मीर को मारने के बराबर था। मालिक मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय आहिस्ता से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे खुशी हुई ये बात जानकर कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, लेकिन इस तरह मेरे पीछे मेरे सामान की तलाशी लेकर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है ना, तो चलो मैं तुम्हें पूरा सच सुनाता हूँ, फिर तुम जान लो कि जो तुमने देखा वो सही है या गलत। मैं सिर्फ 6 साल का था जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं छोटा था और मुझे माँ की जरूरत थी। मेरी दूसरी माँ ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और वो हर तरह से मेरा ख्याल रखती, और जब भी मेरे बाबा मेरे साथ होते तो मेरी माँ मुझ पर जान निछावर कर देती। अपनी दूसरी माँ के साथ मैं बहुत खुश था। मेरी दूसरी माँ और मेरे बाप का साथ सिर्फ कुछ महीनों ही साबित हुआ, और मेरे बाप की दूसरी शादी के बाद तकरीबन 10 महीने के अंदर ही मेरे वालिद का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे वालिद की वसीयत के मुताबिक जब मैं 18 साल का हो जाता तब उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती, और उस वक्त तक मेरी दूसरी माँ इस जायदाद को संभालने की हकदार थी। मेरे वालिद ने एक घर और कुछ जायदाद के अलावा मेरी माँ के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरे बाप के मरते ही मेरी दूसरी माँ का रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया। वो मुझे सारा सारा दिन कमरे में बंद रखती, दिन में एक दफा मुश्किल से खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत दे देती, और मेरा स्कूल, मेरे दोस्त सब कुछ खत्म हो गए थे। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहता और मुझे बाहर की आवाजें आती। घर में कभी पार्टी होती रहती, पार्टियों में मसरूफ रहती, और मेरी सौतेली माँ मेरे वालिद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहाने लगी थी। सारे वफादार मुलाजिमों को काम से निकाल दिया गया था और माँ ने अपने वफादार मुलाजिम भर्ती कर लिए थे जो मेरी माँ की तरह ही मुझ पर जुल्म करते थे। मैं जब भी माँ से कहता कि मुझे कमरे से बाहर निकालो तो वो मुझे बहुत मारती, और जब कभी घर में दोस्तों की पार्टी होती तो मुझे सिर्फ कमरे में बंद ही नहीं किया जाता बल्कि रस्सियों से बांध दिया जाता, और मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करते और मेरा मजाक उड़ाते। मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका था। एक दिन मेरी दूसरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरी दूसरी माँ ने उसे जानबूझकर कत्ल करवाया था, क्योंकि मेरी माँ को लगा था कि मेरे बाप के मरने के बाद वो सारी जायदाद की मालिक बन जाएगी। जब मेरे बाप की वसीयत सामने आई तो ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गई कि उसके हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया था, और पहले से सोचा कि वो मेरा भी कत्ल करवा दे। लेकिन वसीयत के मुताबिक 18 साल के होने से पहले मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम हो जाती, और मेरी सौतेली माँ के हाथ कुछ भी ना था। इसलिए उसने मुझे जिंदा रखना जरूरी समझा और उसे हर हाल में मुझे 18 साल तक जिंदा रखना था। जैसे ही मैं 18 साल का होता वो मुझसे तमाम कागजात पर दस्तखत लेकर सारी जायदाद अपने नाम करती और फिर मेरा कत्ल करवा देती। उसका एक मंसूबा ये भी था कि वो मुझे इतना टॉर्चर करती कि मैं पागल हो जाता, और ऐसी सूरत में वो जल्द ही तमाम दौलत हथिया लेती। ये जानने के बाद कि मेरे बाप की वो कातिल है, मुझे उससे शदीद नफरत हो गई, और मैं जानता था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो मुझे भी मार देगी। मेरा हाल बहुत बदतर था। मैं उसकी दोस्तों के तशद्दुद का शिकार हो रहा था। वो सब मिलकर मेरा जिस्मानी इस्तेहसाल करते, मेरे साथ नाजेबा तस्वीरें खींचते और मेरा मजाक उड़ाते। वो इस बात का लिहाज भी नहीं रखते थे कि मैं सिर्फ एक बच्चा था। मैंने 5 साल इसी तरह कैद में गुजारे। 5 साल बाद जब घर का एक मुलाजिम तब्दील हुआ तो उसने मेरी हालत देखी। वो शख्स खौफे खुदा के हाथों मजबूर होकर मेरे साथ हमदर्दी करने लगा, और जब मैंने उसे पूरा वाकया बताया तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद जरूर करेगा, और एक दिन उसने मौका देखकर मुझे खोल दिया और अपने साथ भगा कर ले गया। मैंने आने वाले 4 साल उसके साथ उसके गांव में गुजारे, और जब मैं 18 साल का हो गया तो माँ बाप के वकील के पास दोबारा पहुंचा, जो मुझे जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए, क्योंकि वो मेरे बाप का दोस्त भी था, और इस तरह सारी जायदाद मैंने अपने नाम वापस कर ली। मेरी माँ ने मुझे देखते ही माफी मांगने का ड्रामा किया। मैंने सबके सामने उन्हें खुशदिली के साथ माफ कर दिया, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को कैसे माफ कर सकता था जो मेरे बाप की कातिल थी, जिसने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तालीम हासिल करने से महरूम हो गया था, और मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल एक कमरे में रस्सियों में जकड़ कर गुजारे थे। मैं अपनी सौतेली माँ को माफ करके इस बंगले में ले आया और उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। तुमने ऊपर वाले कमरे में जिस औरत को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा वो मेरी सौतेली माँ ही है। मैंने उसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था, बस मैंने उसे रस्सियों से बांध कर छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसे वक्त पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पहुँचाता हूँ। मैंने उसे भूखा प्यासा नहीं रखा है और ना ही जिस्मानी तौर पर उसे कोई नुकसान पहुँचाया है। वो मेरे बाप की कातिल भी है और मेरी मुजरिम भी। तुमने जो तस्वीरें एल्बम में देखी वो उन दिनों की है जब मेरी वालिदा जिंदा थी, जब मेरे वालिद जिंदा थे। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी, फिर बन जाएगी और मुझे भी आराम से रास्ते से हटा सकेगी। लेकिन मेरे बाप की वसीयत ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मेरी माँ जो कि मेरी सौतेली माँ है, गुजरे 6 सालों से ऊपर वाले कमरे में इसी तरह बंद है, और जब तक वो जिंदा है मैं उसे इसी तरह बंद रखूंगा। अगर वो दौलत की हवस ना करती तो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता कि खुद ये अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देता। मैं एक बिन माँ का बच्चा था जिसका बाप भी मर चुका था। अगर वो मेरे साथ हमदर्दी का सलूक करती और मुझे अपनी औलाद की तरह रखती तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता। लेकिन उसने सारी जायदाद के लालच में आकर अपना नुकसान किया, बल्कि अपनी आखिरत भी खराब की, और वो एक शख्स की कातिल भी बन गई। अब उसकी यही सजा है कि वो सारी जिंदगी इसी तरह